कि यूज़र जो होता है वो इस मिथ के अंदर जी रहा होता है कि जो चेन का प्राइस है, पर्टिकुलर उस चेन के इकोसिस्टम का जो टोकन है, उस टोकन का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वही दर्शाता है कि चेन अच्छी है। उस इकोसिस्टम के टोकन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो चेन बुरी है। डोज की स्टार्टिंग से लेकर के 2020 तक डोज को देखिए इन टर्म्स ऑफ यूएसडीबी और बीटीसी भी। आप देखोगे, आप कहोगे यार इट्स अ डाइंग चेन। एंड ये तब की बात बता रहा हूँ जब इलॉन मस्क शाउट आउट दे चुका था डोज को, उसके बाद भी तो क्या वो चेन बुरी थी? डार्क वेब पे 70% ट्रांजेक्शन आज भी मिनरो में हो रही हैं, विच इज एन L1। तो सपोज करो कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में गया और मैंने ऐसे ना 50 यूनिवर्सिटी को एक तरीके का स्पॉन्सर कुछ कर दिया और मैंने बोल दिया कि लाखों स्टूडेंट्स को गिटहब पे जाके एनरोल करें, लॉगिन करें और मेरी चेन पे डिप्लॉय करना शुरू करें कुछ भी। राइट, तो गुड है ना। आप सोचो वो आपने वो लाखों स्टूडेंट्स को एक्चुअली एजुकेट कर दिया कि आपकी चेन है, उस पर कमिट किया जा सकता है। हाँ। 20,000 डेवलपर भी रह गए अगर, जिनको लगा कि यार ये बंदा के पैसे दे के हमसे करवा गया, कुछ तो होगा इसके अंदर, मैं झांक के देखता हूँ। और उसको बेसिक्स तो आप बताओगे एटलीस्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको फेक करना बहुत मुश्किल है। पहले 2 एपिसोड में जो जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है और जिस तरह की जो फीडबैक आ रहा है वो बड़ा ही फैसिनेटिंग है। लोग कह रहे हैं कि बंदुल भाई अभी तक क्यों नहीं दिखे, इनको पहले क्यों नहीं आपने बुलाया, कहाँ से खोज के लाते हो आप। तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। आप उनको कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड है कि इनको रेगुलर चैनल पर लेके आओ। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। इस वाले एपिसोड में मैं चाहता हूँ कि रिटेल ना कंफ्यूजिंग स्टेट में जा रहा है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में ये तो बात कर ली कि RW की कौन सी रहेगी आपके, मतलब एक ज़रूरी नहीं कि वही परफेक्ट हो, लेकिन एक बनता हुआ नरेटिव दिख रहा है कि यार RW के लिए, डीपिन के लिए, DeFi के लिए, मीम कॉइन्स के लिए कौन सी चेन रहेगी। और वो दिख भी रहा है, नंबर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि चेन्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज जो है वो लीड कर रही हैं। फिर भी एक रिटेल में एक यूज़र है, उसने बिटकॉइन को समझ लिया, इथेरियम को समझ लिया। अब वो चाहता है कि भाई मैं इसी को सिस्टम में एंटर करूं तो मैं चेन्स को इवैल्यूएट करना सीखूं कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मैं किसी पर्टिकुलर चेन के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या और उसके इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चेन्स के ऊपर जो डैप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको चेन को इवैल्यूएट कैसे करना चाहिए। कई बार ही क्या होता है कि यूज़र जो होता है वो इस मिथ के अंदर जी रहा होता है कि जो चेन का प्राइस है, पर्टिकुलर उस चेन के इकोसिस्टम का जो टोकन है, उस टोकन का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वही दर्शाता है कि चेन अच्छी है। और अगर टोकन उस इकोसिस्टम के टोकन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो चेन बुरी है। तो आज मैं चाहता हूँ कि इसको सुनने के बाद सबको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन और ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा यार, चेन को सही तरीके से आंकने का या उसको आकलन करने का, और क्विक, मतलब ये नहीं मैं डिटेल आपको कोई यहाँ रिसर्च बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे इवैल्यूएट करें। क्योंकि आप ICP को इतनी क्लोजली देख रहे हो, इवैल्यूएट करते हो, तो आप और चेन्स को भी उसी मेट्रिक्स पे जब इवैल्यूएट करते हो तो कैसे करते हो, एंड हाउ अ रिटेल यूज़र शुड इवैल्यूएट। सबसे पहले तो यार मैं बोलूँगा कि आपने बहुत सही बात बोली कि प्राइस एक लौता मेट्रिक नहीं हो सकता किसी चेन को भापने का। क्योंकि अगर आप डोज की परफॉर्मेंस देखो तो डोज स्किप्ड 2017 साइकिल ऑलमोस्ट। 2017 में वो मेजरली पंप ही नहीं हुआ था। और अपने इन टर्म्स ऑफ BTC बोल रहा हूँ, 2021 तक जो डोज के प्राइस एक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड एंड इट लुक लाइक अ डाइंग चार्ट। आप 21 की रैली के पहले ना कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, बहुत इजी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप उसमें ना वो नीचे ब्राउज वो होता है क्रॉजर टाइप्स, आप उसको छोटा कर दीजिए। डोज की स्टार्टिंग से लेकर के 2020 तक डोज को देखिए इन टर्म्स ऑफ USDB और BTC भी। आप देखोगे, आप कहोगे यार इट्स अ डाइंग चेन कि लोअर हाइज बना रहा था, 2017 की रैली मिस कर दी ऑल्ट कॉइन की, सब कुछ था। एंड ये तब की बात बता रहा हूँ जब इलॉन मस्क शाउट आउट दे चुका था डोज को, उसके बाद भी बहुत लेटली पंप हुआ डोज। तो क्या वो चेन बुरी थी? टेक्निकली डोज एक प्रूफ ऑफ वर्क चेन थी जिसके ऊपर लाइट कॉइन के माइनर्स भी लाइट कॉइन के साथ साथ डोज को +1 माइन कर सकते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। तो लाइट कॉइन की सारी कंप्यूटेशनल पावर डोज पे जाती थी, प्लस डोज की अपनी कंप्यूटेशन पावर थी, इसीलिए डोज वाज ऑलरेडी वेरी सुपीरियर चेंज। तो सबसे पहले तो जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के हैं, आप देखिए कि प्रूफ ऑफ वर्क
वाली जो चेन है ना, मेरे को ऐसा लगता है जो अच्छी प्रूफ ऑफ वर्क की चेन है वो, सिंस उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, उसका एक इकोसिस्टम है, लोग उसको एक्चुअल माइन कर रहे हैं, और कोई अपने कंप्यूटर्स और अपने एसिक्स और सीपीयूज जीपीयूज लगा करके उसको माइन कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, जिसके ऊपर भी माइनिंग पावर अच्छी है, हैश पावर अच्छी है, दैट चेन विल सर्वाइव। अगर वो हैश पावर ग्रो कर रही है और वो उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हो रही है ओवर टाइम, तो वो चेन सर्वाइव करेगी करेगी। पहला तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क चेन्स। मतलब अब सब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहे हैं, बट मैं अभी भी, मेरे को प्रूफ ऑफ वर्क पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रखता हूँ, जिनमें से बिटकॉइन ऑब्वियसली लीड्स द वे। बट और दूसरा है कि उसका एक, क्या उसके टेक में ऐसा कुछ इनबिल्ट है जो उसके लिए एक यूज़ केस बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोज के केस में क्या काम कर रहा था कि डोज वॉज डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज किसके साथ, इट वॉज नॉट अ सीरियस प्रोजेक्ट इनिशियली, तो किसी ने उसको होल्ड करने का या वो करने का काम ही नहीं किया, तो वो लेजिट बहुत डिसेंट्रलाइज था। उतना कोई भी और कॉइन, बिटकॉइन भी उतना डिसेंट्रलाइज नहीं था जितना डोज था, तो क्योंकि उसके फाउंडर्स भी बेच चुके थे, सब कुछ हो चुका था, राइट। एंड डोज एक्चुअल में कोई मेजर कोई वॉलेट तब तक सप्लाई, अब तो काफ़ी वॉलेट्स हो गए हैं जो होल्ड करते हैं, उस टाइम पे कोई नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक था कि वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज था। जैसे आज के टाइम में अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल दूं तो मैं मनेरो दूंगा L1 में। मनेरो इज़ अ प्रिवेसी फोकस्ड कॉइन, उसका एक्चुअल में एक यूज़ केस है। डार्क वेब पे 70% ट्रांजेक्शन आज भी मनेरो में हो रही हैं, विच इज़ एन L1। क्यों हो रही है? बिकॉज उसका रीज़न है ना कि इट इज़ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी को अगर अनोनमस ट्रांजैक्शन करनी है तो कोई और ट्रस्टवर्दी चेन नहीं है। मनेरो इज़ एसिक रेजिस्टेंट, सारी जीपीयू माइनिंग होती है उस पर, और तब भी उसका हैश पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, बट प्राइस में नहीं दिखेगा आपको। प्राइस आप देखोगे तो उसका 2018 से आई गेस स्ट्रक पड़ा हुआ है, राइट। मतलब वो क्या कहना, वो छोटी मोटी रैली आ गई, बट इन टर्म्स ऑफ BTC इट्स ब्लीडिंग वेरी बैडली। इन टर्म्स ऑफ डॉलर ऑल्सो इट्स ब्लीडिंग, हर एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो क्या इसका मतलब मनेरो बुरा कॉइन हो गया, बुरी L1 हो गई? नहीं, बट एक फ्यूचर पोटेंशियल लॉक होता जा रहा है जितनी देर वो सर्वाइव करे, या तो वो मर जाएगा इवेंचुअली, राइट। अगर वो सर्वाइव करा तो वो सारा फ्यूचर पोटेंशियल अनलॉक होगा, जैसे डोज में हुआ था। तो एक ये मेट्रिक हो गया। फिर नंबर ऑफ़ यूज़र्स या यूज़ केसेस जो मैंने बोला, जैसे मनेरो के लिए डार्क वेब है, या फिर वो रहे, अगर कोई प्रोग्रामेबल, अगर हम लोग L1s की बात करें, मनेरो इज़ अगेन ट्रांजेक्शनल कैटेगरी ऑफ कॉइन, राइट। बट अगर मैं प्रोग्रामेबल मनी तो नंबर ऑफ़ डेवलपर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप इलेक्ट्रिक कैपिटल की रिपोर्ट देखिए, इट्स स्टैंड अलोन कंपनी, वो हर साल रिपोर्ट निकालती है, डेवलपर रिपोर्ट, के Web3 स्पेस में कितने डेवलपर्स आए, कौन सी चेन्स पे आए, नए डेवलपर किस रीजन से आए, और वो कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, क्या उनका बेस्ट मिनट। तो वो रिपोर्ट आप पढ़िए, उसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा यार, ये इस चेन पे जो प्रोग्रामेबल मनी वाली चेन है, कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो ये इंक्रीज़ होगा। जिसमें अगेन अगर आप इस साल की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ICP वॉज गुड कॉइन। दूसरा केस क्या है कि आप, जैसे मैंने आपको ब्लॉब वाला सीन बताया, कि अगर मैं इथीरियम L2s की बात करूँ, क्या वो अपने आप में एक कैटेगरी है? इतनी सारी इथीरियम L2s हो गई कि वो कैटेगरी बन गई है। तो इथीरियम L2s में अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लॉब वाला सीन है, तो ब्लॉब 3 ब्लॉब पर ब्लॉक मैंने बोला, तो देखिए आप कौन ले रहा है। अगर बेस ले रहा है तो इसका मतलब बेस इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो अब देखिए बेस इकोसिस्टम में आप कहाँ, अब सिंस बेस का अपना टोकन नहीं है, तो अब देखिए बेस इकोसिस्टम में आप कहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं, क्या हो सकता है, बिकॉज वो दैट इकोसिस्टम इज़ बर्निंग, राइट। फिर TVLs हो सकते हैं कि किसी चेन के TVL कितने हैं। जैसे बहुत कम लोग डालते हैं कि ICP में NNS है जो इसको सिक्योर रखता है, उसमें बहुत सारे ICPs लॉक्ड हैं 8-8 साल के लिए। 8 साल से पहले वो निकल ही नहीं सकते, एंड पीपल आर ओके विद इट। उन्होंने 8-8 साल के लिए अपने ICPs लॉक किए हुए हैं। तो वो मेट्रिक्स अब देखिए कि यार, कि लिक्विडेशन कोई ऐसे बहुत ईजिली तो नहीं हो रही। फिर उसकी जनरेशन देखिए कितनी फेयर है, कि क्या वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी तो नहीं हो जाएगा। जैसे एक कॉइन था बहुत अच्छा, ग्रिन करके, आई यू अवेयर? ग्रिन? हाँ, नहीं। बहुत अच्छे लोगों ने बनाया था, सब कुछ गुड था उसमें, एंड एवरीबडी वॉज एक्साइटेड कि यार अच्छा टेक है। मिम्बल विम्बल बेसिकली वही लेके आए थे, जो मिम्बल का टेक है ना पूरा, वो ग्रिन की टीम ने बनाया था, देन उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था। ओके। लाइट कॉइन ने मिम्बल ग्रिन से लिया था, ओके, राइट। तो वो 2017-18 में वो काफ़ी बड़ा हो गया था। प्रॉब्लम क्या थी? इन्फ्लेशन बहुत हाई थी,
टोकन इतने ज़्यादा जनरेट होते थे कि वो इन्फ्लेशन किल्ड इट। तो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी नहीं होना चाहिए कॉइन, ठीक है, अगर प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक है, और बहुत कम इन्फ्लेशनरी भी नहीं होना चाहिए या डिफ्लेशनरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी चेन के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि अगर उसके नोड प्रोवाइडर्स और प्रूफ ऑफ स्टेकर्स हैं, या फिर अगर कोई प्रूफ ऑफ माइनिंग कर रहा है, तो अगर माइनर्स के प्रॉफिट्स चले जाएंगे ना, इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएंगे, तो उनका कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा उस चेन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का। तो एक वो मेरे को लगता है मेट्रिक बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है जितनी कम इन्फ्लेशन हो उतना बेटर है, पर इकोसिस्टम में आपको इंसेंटिव्स भी तो रखने हैं। बिटकॉइन के केस में क्या काम करेगा जब हम 2142 की बात करें, जब बिटकॉइन सारे माइन हो जाएंगे, कि बिटकॉइन की फीस इज सिग्निफिकेंट, और वो फीस भी पार्ट होता है, आपको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है प्लस आपको फीस मिलती है, तो फीस मिलती रहेगी एटलीस्ट लोगों को। इथेरियम के केस में भी ये सही है कि फीस ठीक ठाक है तो फीस मिलती रहती है। बाकी चेंज में ये देखना पड़ेगा यार कि लॉन्ग टर्म में, जब मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ 10-20-50 साल में, बिकॉज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं होता कि कल क्या बढ़ेगा, ये होता है कि 50 साल तक अपनी वैल्यू कौन रिटेन कर सकता है। वो ये बहुत बड़ा मेट्रिक होएगा कि वो उसमें एक डिसेंट इन्फ्लेशन हो, ताकि वो अपने इकोसिस्टम को हमेशा फ्लरिश करता रहे डिसेंटली। तो मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल देन आप उसके बाद तो सारे टेक्निकल मेट्रिक्स हैं कि आप उसका चार्ट एनालिसिस कर लीजिए, आप उसके ऑन चेन एक्टिविटी देख लीजिए, बट मेरे को लगता है कि फिलोसफिकली ये वाले पॉइंटर्स को नोट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन फैक्टर्स में टिक सब में मार लेते हो ना, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी इन्वेस्टमेंट विल वर्क, दैट चेन विल वर्क। और इसके अलावा जो मैट्रिक्स किसी भी चेन को इवेलुएट करने के क्या नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव वॉलेट्स कितने हैं, टीवीएल कितना है, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने डेवलपर्स हैं, इन मैट्रिक्स का आप क्या कहोगे? ये तो आपने जो बड़े मैट्रिक्स बोले कि ये तो कि प्रूफ ऑफ, जैसे ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि मैं ऑडियंस को ये सुन के सही लगेगा कि सबसे पहला तो जो मैक्रो इवैल्यूएशन पे आप देखोगे कि प्रूफ ऑफ वर्क चेन और प्रूफ ऑफ स्टेक चेन पे कौन सी इकोसिस्टम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। प्रूफ ऑफ वर्क में आपके आ जाते हैं बिटकॉइन, डोज कॉइन, लाइट कॉइन, मनेरो, ठीक है, मनेरो आ गया। लेकिन उन इकोसिस्टम में जब आप मनेरो की बात करते हो, क्योंकि मनेरो का जो यूज़ केस है जिस हिसाब से, तो लगता है कि फ्यूचर में कोई भी नेशन स्टेट उसे प्रॉस्पर या उसे ट्रेड करने के लिए कभी भी कोई प्रोत्साहन नहीं देगी, ना ही किसी एक्सचेंज को लाइसेंस मिलेगा। यहाँ तक कि डेक्सेस भी कल को जो फाउंडेशंस हैं उनको नोटिस जा सकते हैं कि आप, तो मनेरो हमेशा ही अंडर द वो रहेगा। तो ये एक सीधा क्लियर आपके लिए इवैल्यूएशन करना आसान है कि यार मैं ऐसे कॉइन को क्यों लूँगा जिसको मैं खुद तो यूज़ कर नहीं रहा, और उसका यूज़ केस जो है वो भी अंडर वो रहेगा हमेशा प्रॉब्लमैटिक है उसकी इकोसिस्टम। तो ठीक है यार, मैं और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या है, फिर डोज कॉइन है। डोज कॉइन की जो सप्लाई है जब हम उसको कंपेयर करते हैं बिटकॉइन से, एंड फॉर दैट मैटर लाइट कॉइन से भी अगर आप कंपेयर करो, तो वो नेवर एंडिंग इनफाइनाइट है, राइट। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में आप उस इकोसिस्टम में क्या इन्वेस्ट करोगे कि जिसकी डेली बेसिस पे उसकी कॉइन की सप्लाई मिलियंस में है, राइट। और आपको जहाँ पता है कि एक इकोसिस्टम जहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, तो वो बहुत सारी फिर आ जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है आपका, और बहुत बाकी जो दुनिया भर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे प्रूफ ऑफ वर्क में, जो अब कहने को तो लोग लाइट कॉइन को सिल्वर कहते थे, अगर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते थे तो लाइट कॉइन को सिल्वर कॉइन कहते थे। इनफैक्ट कई बार तो ये बोला जाता था कि जो बिटकॉइन कैश है, क्योंकि वो उसका फोक है और काफ़ी सक्सेसफुल फोक था, तो लोग कहते थे कि बिटकॉइन कैश बहुत ज़्यादा अडॉप्ट होगा, इनफैक्ट वो बिटकॉइन को भी सुपरसीड कर जाएगा लास्ट, पहले तो बात यही होती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से प्रूफ ऑफ वर्क में, मेरे को ऐसा लगता है पंदुल भाई कि जब हम प्रूफ ऑफ वर्क में जो चेन्स की बात करें, तो वो वही चेन में इन्वेस्टेड चाहें जो लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू जो बनता है, और वो उसमें बिटकॉइन से ज़्यादा प्रॉमिसिंग कुछ भी नहीं है। असली कंपटीशन प्रूफ ऑफ स्टेक में है, और जो बाकी अलग कंसेंसस मैकेनिज्म है, लेकिन मोर और लेस जो प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं है और जो डिफरेंट कंसेंसस मैकेनिज्म है उनमें कंपटीशन है। अब हम जब उनमें आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इथेरियम अगेन सबसे बड़ा टीवीएल है, बट क्या ये चैलेंज नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है भाई, सोलाना कर सकता है, कल को चैलेंज दिख भी रहा है। और टीवीएल मुझे लगता है राइट मेट्रिक भी नहीं है टू ट्रैक। तो टीवीएल को ना ट्वीक करना बहुत ईजी है। मैं एग्जांपल देता हूँ,
और बहुत लोग TVL को ना मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि मान लीजिए मैंने एक टोकन बनाया अभी काशिफ नाम का, उसकी मैंने सप्लाई रखी 1 मिलियन, और मैंने उसको $1 में खरीद लिया, है ना। अब मैंने एक्चुअल पैसा तो $1 डाला, बट आपके पास $1 मिलियन हो गए। क्यों? क्योंकि बाकी 9 सारे तो आपके पास है, आपने सिर्फ मुझे एक काशिफ टोकन दिया। अब आप उसको जब एक डेक्स पे ट्रेड करते हो या स्टोर कर लेते हो, तो वो क्या हो गया, अब TVL का पार्ट हो गया। तो TVL और बहुत सारी चेन्स ये मैट्रिक्स करती हैं, ये मैनिपुलेट करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा आपने कि TVL इज अ वेरी इजी टू मैनिपुलेट है। वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। जो मेरे को लगता है ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बहुत सारी चेन्स डमी ट्रांजेक्शन्स बॉट्स के थ्रू अपनी चेन पे भेजती हैं, जस्ट टू गेट दैट ऑन चेन डेटा कि ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। आपने बिटकॉइन कैश की बात की। चलो अब ये अच्छा पॉइंट आपने दे दिया। मैंने बोला TVL, आपने मार दिया काउंटर कि इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। चलो एक एक करके मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब आ जाते हैं जी, कोई चेन ये क्लेम करती मेरे पर सबसे ज़्यादा यूनिक एड्रेसेस हैं जी, और जो मंथली एक्टिव यूज़र है माऊ मेरा सबसे ज़्यादा है, तो वो भी मैनिपुलेट हो सकता है। मंथली एक्टिव यूजर्स उतना बड़ा वो करना बहुत मुश्किल है मैनिपुलेट। तो वो एक अच्छा मैट्रिक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टोटल एड्रेसेस जो हैं, यूनिक एड्रेसेस, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे आप ये कर सकते हो। एंड बहुत सारी चेंज करती भी है, मेरे को तो पता है वो होता भी कैसे होता है। अच्छा ठीक है, चलो ये भी अच्छा आपने मैट्रिक बता दिया। तीसरा मैट्रिक है जी कि डैप सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर बन रही है। ये मैं बोलूँगा ये अच्छा मैट्रिक है अगर आप गिटअप पे जा करके इसे रिव्यू करो, या इलेक्ट्रिक कैपिटल जैसी रिपोर्ट्स जो हैं, वो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दे डू गुड जॉब। तो ये एक अच्छा मैट्रिक भी है। पर इलेक्ट्रिक कैपिटल भी तो सोलाना स्पॉन्सर करता है रिपोर्ट को। वो सिर्फ स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब पर मेरे को लगता है कि उनके जो एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, वो अच्छे हैं। बट एट द सेम टाइम CoinGecko को भी रिपोर्ट्स निकालता है अपनी, वो भी अच्छी है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप खुद जाके गिटअप पे चेक कर सकते हो बहुत सारी चेन पे कई चीज़ें तो आप डैप रडार पे या कि कमिट कितने हो रहे हैं, कितने डेवलपर्स आ रहे हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि डैप्स भी मैनिपुलेट हो सकती हैं। नहीं, डैप इज अ गुड मैट्रिक। बस आपको देखना है गिटहब पे जाके, गिटहब पे क्या मैट्रिक स्टडी करें। गिटहब पे देखिए कि एक चेन के ऊपर इंटरनल कमिट्स कितने हो रहे हैं, और कि कितने डेवलपर्स, कितने यूनिक जो गिटहब अकाउंट्स हैं वो कमिट कर रहे हैं ओपन सोर्स उस चेन के ऊपर। क्योंकि जो भी बंदा उस पर डेवलप कर रहा है, कुछ ना कुछ 10 में से 2 को तो कमिट करना ही पड़ जाता है ना, कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ होता है, तो वो एक्टिव आपको दिख जाता है कि कौन सा इकोसिस्टम एक्टिव है। तो वो एक अच्छा मेट्रिक है टू बी ऑनेस्ट, ट्रैक करने के लिए L1s को। अच्छा, अब आ जाते हैं डेवलपर कि जी डेवलपर सबसे ज़्यादा मेरे पे बिल्ड कर रहे हैं, क्या ये मैनिपुलेट हो सकता है? बहुत मुश्किल है ये, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। अच्छा, कैसे करोगे आप ये मैनिपुलेट? तो ये एक नहीं, अच्छा सपोज करो मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट कर दूं, कर सकते हैं वैसे? कैसे? जैसे सपोज करो कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में गया और मैंने ऐसे ना 50 यूनिवर्सिटी को एक तरीके का स्पॉन्सर कुछ कर दिया, और मैंने बोल दिया कि लाखों स्टूडेंट्स को गिटहब पे जाके एनरोल करें, लॉगिन करें और मेरी चेन पे डिप्लॉय करना शुरू करें कुछ भी। राइट, तो गुड है ना। आप सोचो वो आपने वो लाखों स्टूडेंट्स को एक्चुअली एजुकेट कर दिया कि आपकी चेन है, उस पर कमिट किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि आपने फेक करने की कोशिश करी, बट उसमें भी कितनी एजुकेशन हो जाएगी। लाखों में से 20,000 डेवलपर भी रह गए अगर, जिनको लगा कि यार ये बंदा के पैसे दे के हमसे करवा गया, कुछ तो होगा इसके अंदर, मैं झांक के देखता हूँ, और उसको बेसिक्स तो आप बताओगे एटलीस्ट कमिट करने के लिए। उसको वॉलेट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि पहली बार जब वो डिप्लॉय करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट Web3 का, तो वॉलेट देगा, आप उसको टेस्ट नेट के टोकन्स दोगे या मेन नेट के टोकन्स दोगे, आपने उसकी जर्नी कंप्लीट करवा दी। वाओ। तो मेरे को लगता है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको फेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और उनमें से 20,000 में से 200 स्टूडेंट ऐसे भी निकलेंगे जो जेन्युइनली कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना देंगे, और उन 200 में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो आपके लिए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बना देगा, pump.fun जैसा, या जैसे ये बहुत सारे कोई भी इवेंट हुआ है ऐसा, यूनिस्वैप जैसा कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। यू आर सक्सेसफुल सर। ये फेक करने भी आप जाओगे ना, तब भी आपको एक्चुअल एजुकेशन करनी ही पड़ेगी। हाँ, चलो अच्छा पॉइंट है। और आप जैसे लोग चाहिए
या हमने जैसे ग्राउंड पे काम किया, इतने यूनिवर्सिटी चैप्टर्स बनाए, सब कुछ किया, वैसा काम आपको करना पड़ेगा। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने किया है? 75 यूनिवर्सिटीज़ में आज के टाइम में ऑफिशियल चैप्टर्स हैं ICP के। हमने 20,000 स्टूडेंट्स के साथ वेरियस हैकाथॉन्स करी हैं। जो एक्चुअल में डिप्लॉय किया। डिप्लॉयमेंट्स उसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 6,000 आए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 1 in 3, 1 in 4 लोग ही एंड तक 30%। इट्स अ गुड रेट अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो इट्स अ गुड रेट, क्योंकि वो होता है ना कि लोग ड्रॉप आउट करते रहते हैं बीच बीच में प्रोग्राम के। बट मेरे को लगता है कि ये जो डेवलपर्स है ना, ये करना फेक बहुत मुश्किल है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब आते हैं चेन के सोशल मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। सोशल मैट्रिक्स से पहले इस पे आते हैं कि सबसे ज़्यादा मीम या सबसे ज़्यादा जैसे जो कल्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर हो रही हैं, जो ट्रेंडिंग है, जो नरेटिव्स हैं। ये अच्छा मैट्रिक है, बिकॉज अगर आप देखोगे इनिशियली, मैं किसी एक चेन को मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई चेन्स ना जैसे नरेटिव चेंज होता है वो वैसी हो जाती है, वो नहीं चलेंगी ना कभी। बट कुछ चेन्स पे ऑर्गेनिकली हो रहा है। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो चेन्स जिन पे कल्ट बन रहे हैं ना, बिटकॉइन वॉज फर्स्ट कल्ट, और वो कल्ट ही था जो बिटकॉइन को यहाँ तक लेकर आया। तो जिन भी चेन्स के अपने अपने कल्ट्स हैं ना, दे आर हेयर टू स्टे। ये बहुत बड़ा मैट्रिक है अगर आप इसको इवैल्यूएट कर पाओ। XRP का कल्ट है। हाँ, तो वो इसीलिए बाउंस बैक कर गया ना। आप देखो 2018 के बाद आज कभी तो कर ही गया। सोलाना का कल्ट है। सोलाना का कल्ट है। ICP का कल्ट क्यों नहीं है? ICP का कल्ट इससे मेरे को लगता है नियर का कल्ट, मैंने ऐसे नहीं सुना कभी, नियर का कल्ट। हाँ, ICP का कल्ट। आइडियली अब देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा। इथीरियम का कल्ट सुना है। इथीरियम कार्डानो का बहुत बड़ा कल्ट है। किसका? कार्डानो का। पता नहीं। कार्डानो का बहुत बड़ा कल्ट है भाई साहब। कल्ट मतलब कि यार उसके आज आप बिलीवर से पूछो, वो जाने नहीं देते टॉप 10 से नीचे उसको। आप मुझे बताओ कि टॉप 10 से नीचे कार्डानो का कल्ट कभी गया है? तो मेरे को कार्डानो का कल्ट, बाइनेंस चेन का कोई कल्ट नहीं है। मेरे को लगता है इथीरियम का कल्ट है, बिटकॉइन का कल्ट है, बिटकॉइन का है, सोलाना का है, डोज का कल्ट है, डोज का है, डोज का कोई रिसेंट मैं धीरे धीरे सुई का देख रहा हूँ। सुई का बनने में मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट शायद उसमें हो, बट अभी नहीं है। उसके बाद मनेरो का कल्ट है। ये मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ, जो चेंज मैं देख रहा हूँ, देखो ये मेरी एनालिसिस, मैं भी इस इंडस्ट्री में ही हूँ और चीज़ों को देख रहा हूँ, गलत सही हो सकता है मेरा, बट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं देख रहा हूँ जो चेंज कल्ट फॉर्मेशन, कल्टीनेस, अच्छा चलो कल्टीनेस भी को भी एक रडार, वो कल्टीनेस का भी एक मेजरमेंट होना चाहिए। सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉइंट्स अगर देना 10 में से, तो मुझे लगता है कि कल्टीनेस में ना अगर एक सबसे लोवेस्ट है तो सबसे लो पे पड़ी होंगी ICP और नियर। और फॉर इन दोनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चेंज को ले लो, चाहे वो टेजॉस ले लो, टेजॉस तो शायद माइनस में ना चली गई हो। जहाँ जहाँ कल्टीनेस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्टीनेस कोई मेट्रिक नहीं है, बाय द वे कल्टीनेस इज द वर्स्ट मेट्रिक, राइट, बाय द वे। नहीं मैं कह रहा हूँ इट्स अ गुड मेट्रिक। मैं आपको मेरा मानना है कि भाई इट इज नॉट द ओनली मेट्रिक। हाँ, इट्स नॉट द ओनली मेट्रिक। जनरली लोग XRP में सिर्फ इस मेट्रिक्स को देख के जाते हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि XRP इज एक्चुअली नॉट अ ब्लॉकचेन। राइट, ठीक है। तो मैं आपको वही बताता हूँ कि कल्ट जो आप मेट्रिक बोल रहे हो ना, ये मेट्रिक है, Web3 में एग्जिस्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अब जो आपका ये क्वेश्चन था कि यार कि ICP और नियर जैसी ब्लॉकचेन्स का कल्ट क्यों नहीं है, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो दीज आर टेक हैवी ब्लॉकचेन्स, जो टेक पे फोकस करती हैं बहुत ज़्यादा रादर देन मार्केटिंग। वो इनके एक्सपेंडिचर्स में से, हर चीज़ में से आपको वो दिखेगा। तो एक तो वो है कि इनको ग्राउंड पे काम करना और एक्चुअल बिल्ड करना और टेक बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उससे फ़र्क क्या पड़ जाता है कि लॉन्ग टर्म में इनकी सस्टेनेंस होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड, इनका कल्ट ना बनने का रीज़न है प्राइस। ICP में FTX के साथ क्या हुआ कि बीच में सैम ने बहुत ज़्यादा प्राइस को पंप करवा दिया FTX वाले सिनेरियो में, एंड उसके बाद वो एकदम से डंप हो गया, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उसमें नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हुए थे ICP के साथ, जो ICP को मानते थे बहुत बड़े, जो उसके टेक को समझते भी थे, उनका भी जब फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो कम वोकल हो गए ICP के लिए, राइट। और उसमें ICP की गलती भी नहीं थी, बट वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना था, वो साल 2 साल जो भी हुआ वो हुआ। अब नाउ ICP स्टेबल अराउंड दैट प्राइस। पर आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि ICP अपनी ऑल टाइम हाइट तक दोबारा कब जाएगा?
क्वेश्चन ये है कि जब आप ये इससे कंपेयर करना शुरू कर देते हो, बट ओवर द टाइम तो ये फेड हो जाएगा ना, ओवर द टाइम तो टेक विल सर्वाइव, विल कम ऑन द टॉप। तो जो ये चेंज है ना, मैं इनको ऐसा मानता हूँ कि इनको आप बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ आर पोर्टफोलियो का दीजिए, पर जिनमें पोटेंशियल है, बिकॉज अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर्स यही बनने वाले हैं। जैसे मैंने आपको डोज का एग्जांपल दिया था, एंड इट्स एविडेंट ऑन इट्स चार्ट। अगर हम अभी भी खोल लेंगे तो आई कैन लाइक क्लियरली शो यू कि 2018 से 2021 तक जब वो बड़ा नहीं था, तब तक जिसने पैसे डाले, ये वी वुड हैव मेड गुड मनी, क्योंकि उसने वो मैट्रिक्स पे जज किया, ना कि उसके प्राइस एक्शन पे। आप समझ पा रहे हैं? तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बढ़िया एक चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कि जो आज कल्ट नहीं है ना, वो इसीलिए अंडर वैल्यूड भी हैं अपने करंट पोटेंशियल से। तो आप एक अंडर वैल्यूड, मैं बाय नो मीन्स मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। मेरा मेट्रिक ये है कि आप मेजर पैसा तो डालिए अच्छे, जो आपको जिनका कल्ट है, जो बड़े हैं चेंज, राइट, बट आपको मून बैग उनमें भी रखना पड़ेगा जिनमें पोटेंशियल है टू ग्रो। फिर जिसमें मैं फिर ये जो डेटा है ना, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, क्योंकि अब आज जिसका कल्ट नहीं है, अगर कल उसका कल्ट बन गया तो वो मैसिव गेनर बन जाएगा आपके लिए। कल्ट फॉर्म कैसे होते हैं? कल्ट बनाए जा सकते हैं फाउंडेशन के द्वारा? नहीं, कल्ट तो लोग ही बनाते हैं। लोग बनाते हैं। तो लोग जब कल्ट किसी चीज़ का बनता है, आज चलिए इसके बाद इम्पोर्टेंट है, चलो एक्चुअली कल्ट तो मीम कॉइन से ही आया है। हाँ, ठीक है, नहीं, तो बिटकॉइन का कल्ट तो है ही, पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली बिटकॉइन मीम ही था। अगर हम 2009 में देखें तो लोग ये कहते होंगे, अरे बड़ा मीम है यार, क्या है यार, पागल हो गया क्या, ये क्या होगा ये, राइट, इट्स गोइंग टू बी $1, सीरियसली इज इट अ मीम? तो बिटकॉइन को मीम ही कहा होगा, वहीं से वो फॉर्मेशन है। तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पे, अच्छा ये डिस्कशन हुआ है। मैं ऑनेस्टली मैंने आज से पहले ऐसी चीज़ों को देखा ही नहीं कभी, कि यार हर मेट्रिक, कुछ मेट्रिक्स हैं जो नहीं किए जा सकते मैनिपुलेट, कुछ मेट्रिक्स क्लियरली मैनिपुलेट किया जा सकते हैं। बहुत इजी है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, राइट। ज़्यादातर चेन्स मैं देखता हूँ कि कोई चेन, मेरा ये मानना है, अब मैं इस पर पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ ट्रेडिंग वो मत ले लेना। फ्यूचर हमेशा से डिसरप्टर्स का रहा है, और डिसरप्टर्स को फॉलो किया गया है। वही फैड बीच में आए हैं, फैड चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन के अंदर जब सारे मैट्रिक्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, तो जो चेन्स नॉन मैनिपुलेटिव मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि हार्डवेयर है बाय द वे, आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर द लॉन्गर। एंड जो एक सर्वाइवल का मेट्रिक ये भी होता है किसी का कल्ट बनने में या ना बनने में, कि कितने टाइम से सर्वाइव कर रही है। जो आज चेंज है, अगर ये 10 साल अगले तक सर्वाइव करेगी ना, तो 10 साल में ये वेटरन चेन हो जाएंगे। अच्छा। और फिर उन पे ऑटोमेटिक कल्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं क्लासिक एग्जांपल दूं, एक, you'll हैप्पी, मैं इसको रिलेट करूंगा कहीं ले जाके लास्ट में। ठीक है। जैसे सोलाना है, सोलाना $250-300 के आसपास गया था, ऑल टाइम हाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, $250 से तो ऊपर ही था। FTX का सिनेरियो हुआ, सोलाना की कोई गलती नहीं थी, एक इन्वेस्टर ही था वो उसमें, सैम। सोलाना गया $10 से नीचे, $7-8 पे पहुंच गया था। $8 पे तो यार किसी ने भी बोल दिया होगा ये फाउंडेशन खत्म हो जाएगी, राइट, और कई लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था। उस टाइम पे कैसे उन्होंने अपने डेवलपर्स को मोटिवेटेड रखा, टीम को मोटिवेटेड रखा, नीचे जो डेवलपर फर्टर्निटी थी उनको कैसे मोटिवेशन उस टाइम पे, चाहे वो बॉन्क के थ्रू उन्होंने किया, कैसे किया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए। सुपर टीम का बहुत बड़ा रोल रहा, अक्षय बीडी, ये वो फॉर्मेशन, कल्ट, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लोगों के मिलना जुलना, ग्राउंड इवेंट्स, और किस तरीके से उन्होंने फंड बस्टर्स तो चीज़ें करी, और आज सोलाना का इतना बड़ा कल्ट निकल के आया। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि अगर कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है और उसके ऊपर लिंडी इफेक्ट है, तो वो चीज़ वापस आएगी। और यही बिटकॉइन था, हर 2 साल में 3 साल में क्रैश करता था। लोग कहते थे यही साल है जिस टाइम ये खत्म होगा, बिटकॉइन इज डेड। 490 बार आर्टिकल्स के अंदर बिटकॉइन को डेड डिक्लेयर किया, बिटकॉइन वापस आता रहा। क्या ICP का भी वही मूवमेंट आप देख रहे हो? मैं फॉर श्योर मैं देखता हूँ ये वाली बात कि ये होते हुए, बिकॉज टेक्निकल इनोवेशन नहीं रुक रही है। मेरे को लगता है जितनी टेक्निकल इनोवेशन ICP ने करी होगी लास्ट 3 सालों में,
किसी और L1 ने नहीं की होगी, नॉट इवन क्लोज। जैसे कि आप CK-BTC मान लो कि सब एक BTC हमने कितने सारे DeFi प्रोटोकॉल्स को हैक होते हुए देखा है लास्ट रैली में, कितना वो प्रॉब्लमेटिक टाइम था वेब हमारी पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए। उसमें एक सोल्यूशन ICP ने बनाया है जिसमें आप बिटकॉइन को ICP चेन पे ट्रेड कर सकते हो, इथीरियम को ICP चेन में चेंज करते हो, आप बिटकॉइन से सीधा इथीरियम में जा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी ब्रिज के, बिना किसी चीज़ के। मैं कह रहा हूँ आप ICP छोड़ दो, आपके पास बिटकॉइन है। पहले करना होता था तो रैप्ड बिटकॉइन करना पड़ता था, बिटकॉइन तो बिटकॉइन को कस्टोडियल आ गया और उसमें रैप करके इथेरियम पे ले आया वो। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली BTC की चेन पे जब आप CK-BTC मिंट करते हैं तो वो ICP के नेटवर्क पे चला जाती है उसकी प्राइवेट की, एंड आपको उसके अगेंस्ट एक CK-BTC नाम का टोकन मिल जाता है विच इज़ एज गुड एज BTC। आप उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो BTC में, कोई थर्ड पार्टी नहीं है उसमें, ICP भी इन्वॉल्व नहीं है, ऑन चेन है। फिर आप उसको CK ETH में करो, यहाँ आप इसको कंबाइन करके एक ट्रांजैक्शन कर लो। CK-BTC CK ETH में स्वैप हो जाता है, हाँ, ऑन CK सोल में हो जाएगा तो बेसिक, हाँ ऑन डेक्स। तो अब BTC, सोलाना, ICP और इथीरियम एक लेयर 0 की तरह ICP काम कर रहा है, ये तीनों लेयर उस पर काम करें, मिला दिया, तीनों मिलों को मिला दिया। तो आप सोचो कि आपके पास मान लीजिए सोलाना पे बॉन्क पड़ा है, आपको बिटकॉइन लेना है, आप बॉन्क बेचोगे और CK-BTC लोगे और CK-BTC से BTC में चले जाओगे, आपने ICP बीच में लिया ही नहीं, बट वो टेक्नोलॉजी सिर्फ ICP के पास है जो ये बिल्ड कर सकता है। बिना ब्रिज के आपने पूरे बिटकॉइन को आप ICP पे ले गए CK-BTC के थ्रू, और बिना ब्रिज के, बिना कस्टोडियल के, और सीमलेसली आप BTC से CK-BTC और CK-BTC से BTC और CK-BTC से आप पूरे सोलाना के इकोसिस्टम में आप ट्रेड करके वापस आके फिर BTC में कन्वर्ट कर लो रियल टाइम में, और बिना किसी ब्रिज के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी कंसोर्टियल सॉल्यूशन के। So this is innovation. This is real innovation. अगर आप एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की बात करो तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं। अभी बीटा में एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत यू लव इट, आप OISY वॉलेट करके यूज़ करना, OISY। अभी बीटा में, मतलब आई डोंट नो मुझे शाउट आउट देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इथीरियम इकोसिस्टम को डायरेक्टली अपने क्रोम में, बिना किसी मोबाइल क्रोम में, मतलब बिना किसी आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डालनी, कुछ नहीं डालनी, आप ETH से ICP और BTC के बीच में आराम से स्विच कर सकते हो। द प्रोडक्ट इज़ लाइव। बीटा में अभी हमने पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया, तो इट विल फील लाइक मैजिक। सो द राइट मेट्रिक इज जो, और हम इतने अर्ली हैं कि हम इतने अर्ली स्टेजेस में इवेल्युएट कह ही नहीं सकते कि दिस चेन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। पहली बात तो राइट, प्रॉब्ली हो सकता है अभी वो जो सबसे बड़ी चेन है, जो वो शायद या तो अभी आप उसको सबसे अंडर वैल्यू कर रहे हो, या वो सबसे इग्नोर्ड चेन है, या वो सबसे लेस टॉक्ड अबाउट चेन है, और जो सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट चेन है वो एक्सटिंग्विश हो जाए, या वो सबसे लीस्ट टॉक्ड अबाउट चेन हो जाए। हम इतने अर्ली हैं। द रियल गेम इज विच चेन इज कमिंग अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव आइडियाज़, और ट्रू इनोवेशन, कॉपी नहीं। आप उस चेन को नहीं कह सकते कि जिसने pump.fun का फोर्क करके अपने यहाँ पे उसने कॉपी डाल दी। आप उस चेन को नहीं कर सकते कि उसने ओपन सी का फोर्क करके अपनी चेन पे उसकी कॉपी डाल दी। आप ये नहीं कह सकते कि जो एक पर्टिकुलर चेन पे जो डेवलपर था, जो विनर था हैकाथॉन का, उसको उठा के आपने उसको फोर्स किया या इंसेंटिवाइज किया कि मेरे चेन पे बना ले। आप ये नहीं कर सकते कि एक चेन पे एक पर्टिकुलर डैप चल रही थी, उसको आपने पैसे दिए और इंसेंटिव दे के आपने बोला मेरी चेन पे भी यार इसका एक फोर्क क्रिएट कर दे। आप ये नहीं कह सकते कि इस कॉरपोरेट को मैं उठाऊँ, बड़ा कॉरपोरेट है, इसको उठा के मैं इसका पार्टनरशिप कर लूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यार इस पर्टिकुलर चेन के, इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के साथ कुछ कोलैब कर लूँ, ये कर लूँ। ट्रू सेंस में पब्लिक ब्लॉकचेन को अगर पब्लिक गुड बनना है तो उसको रियल टाइम में उसको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, राइट, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस। और वो ये इनोवेशन ही फ्यूचर में मेरे को लगता है कल्ट बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। कल्ट तभी बनेगा क्योंकि आप अगर इनोवेट कर रहे हो। अगर आप इथीरियम लेते तो 2021 तक भी सोलाना पे कोई भी मार्क्यू प्रोडक्ट था ही नहीं। वो एक मार्क्यू प्रोडक्ट आया, उसके बाद सोलाना कल्ट बन गया, विच इज pump.fun। एग्जैक्टली।
उससे पहले आप मुझे एक मार्क्यू प्रोडक्ट बताओ सोलाना पे, आप याद कर पा रहे हो? कोई भी नहीं आएगा आपके दिमाग में। सारी कॉपीज थी इथेरियम की और सबको लगता था इथेरियम विल स्टे फॉर दिस मेट्रिक ओनली, बट सोलाना ने एक इनोवेशन सही कर दी विच वॉज pump.fun एंड दैट वर्क फॉर इट। तो आप वो एक मास अडॉप्शन की प्रोडक्ट बनाने से दूर हो। एंड सेकेंडली तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मैट्रिक है कि कौन सी चेन इनोवेशन कर रही है और कौन सी चेन एक्चुअल में जिसका यूज़ केस है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डिस्कशन रही और इसमें हम ये फिगर आउट कर पाए। अच्छा, एक सोल्यूशन, एक चीज़ और जिस पे लोग कम बात करते हैं वो है कि सारी जो चेन्स हैं अल्टीमेटली चाहती हैं कि हम ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को सॉल्व कर दें। हम स्केलेबल भी सबसे ज़्यादा हों, हम सिक्योर भी सबसे ज़्यादा हों, हम डिसेंट्रलाइज भी सबसे ज़्यादा हों, जबकि ये ब्लॉकचेन का ट्रायलेमा इसको कहते हैं कि सॉल्व नहीं हो सकता। क्या लगता है कि हम कभी इस ट्रायलेमा को भी अगर हम एक स्केल दें कि अगर ट्रायलेमा 100 है और चेंज अचीव करना चाह रही हैं कि हम इस ट्रायलेमा को सॉल्व कर दें, आपको लगता है कि कोई 100 अचीव कर लेगा या हम एक स्केल पे एक डिग्री तक अचीव कर पाएंगे? एक डिग्री तक कर पाएंगे। एंड ये आपको बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है कि मेरे को ऐसा लगता है यार कि जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है ना, इसका मैं आपको एक बहुत ही वो देता हूँ कि आप कोई भी चेन L1 जो भी है ना टॉप 100 में, वो इस डायलेमा के पास भी नहीं है जो इसको सॉल्व करिए। सबसे आगे पता है कौन सी चेन होगी आपके हिसाब से? कौन सी है जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को सॉल्व कर सके, जो पास है? मतलब अगर 0 to 100 एक स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है? यार ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में सबसे ज़्यादा स्कोर इथेरियम का ही है। नहीं है, इथेरियम तो प्रूफ ऑफ स्टेक है। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन और वॉलेट्स भी जो अगर आप हाँ ट्रैक उसमें करोगे, स्केलेबिलिटी तो है ही नहीं। और अगर आप वॉलेट्स पे ट्रैक करोगे तो बहुत सेंट्रलाइज, क्योंकि अब प्रूफ ऑफ स्टेक होने से अगर कोई बंदा ज़्यादा इथेरियम होल्ड करता है तो वो नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा पावर भी होल्ड करता है, तो वो इथेरियम मनेरो है। अब अच्छा, मनेरो हो सकता है। अच्छा, आप प्रूफ ऑफ वर्क में पूछ रहे थे? नहीं, मैं टोटल L1 सिनेरियो पूछ रहा, प्रूफ ऑफ स्टेक प्लस मनेरो को मैंने कभी लिटरली मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मनेरो पे कभी फोकस ही नहीं है मेरा। राइट, क्योंकि मैंने मनेरो को कभी ऐसे डिस्कस ही नहीं किया कभी किसी उसमें। प्रॉब्ली मैं मनेरो पहली बार अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि वाई अब इसके 3 मैट्रिक्स आप पकड़ लीजिए। पहला मैट्रिक है क्या नाम है, सिक्योरिटी, प्रूफ ऑफ वर्क है, और सबसे ज़्यादा डाइवर्स, बिकॉज एसिक रेजिस्टेंट है। एसिक से आप मनेरो माइनिंग नहीं कर सकते किसी भी तरह के एसिक से, तो सारी की सारी माइनिंग होती है GPU में, और वो सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया में बटी हुई है जो माइनिंग पावर थी। किसी एक रीजन से ज़्यादा माइनिंग पावर आती ही नहीं है मनेरो की, तो पूरी दुनिया के इंटरनेट और कंप्यूटर्स को शट डाउन करना पड़ेगा टू स्टॉप इट्स माइनिंग पावर। माइनिंग पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, विच इज़ सिक्योरिटी। सेकेंड, स्केलेबिलिटी। मनेरो में जो है वो रैंडम ब्लॉक साइज होता है कि ब्लॉक साइज चेंज होता रहता है जैसे जैसे यूजेज आती है ना, तो ये क्या करते हैं कि डैंडिलियन प्लस प्लस करके प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, विच पर्टिकुलरली रिड्यूसेस द फीस ऑफ मनेरो। जैसे ही उसके ऊपर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है उसका ब्लॉक बड़ा हो जाता है, और ये उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट किया और कोई नहीं कर पाया आज तक, विच इज़ अगेन अ टेक्निकल इनोवेशन। तो स्केलेबिलिटी भी है, उसकी फ़ीस हमेशा कंट्रोल में रही है मनेरो में, कभी भी बर्स्ट आउट नहीं हुई, जबकि उसकी ऑन चेन एक्टिविटी अच्छी खासी है। तीसरा केस आता है डिसेंट्रलाइजेशन। वो 0 प्री माइन था, जैसे सतोशी तो फिर भी कुछ बिटकॉइन अपने लिए रखे थे उस वॉलेट में है, मनेरो में कुछ भी नहीं था, 0 प्री माइन से शुरू हुआ था, डे 1 से इट वॉज नेवर अ प्री माइन, और कभी किसी डेव को किसी को कुछ नहीं हुआ मिला, उसके कोड में सब कुछ एवरीथिंग इज ओपन सोर्स और वो चलता है, तो इट्स मोस्टली तो सबसे क्लोजेस्ट वो है ब्लॉकचेन ट्रायलेमा के। बट एट द सेम टाइम वो प्राइस में वो नहीं हो रहा अभी तक, और वो दिख नहीं रहा है, और इतने सालों से वो चला नहीं है, तो पीपल हैव सीन कि दिस इज अ डाइंग चेन। ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है ना, लगता है कि अडॉप्शन नहीं हो पाएगा। कि जैसे बायनांस ने उसको डीलिस्ट कर दिया, हर मेजर चेन ने उसको डीलिस्ट कर दिया, कॉइनबेस ने कभी लिस्ट ही नहीं किया, क्रैकन ने डीलिस्ट कर दिया, बट एट द सेम टाइम उसने तब भी अपना प्राइस को होल्ड किया, वो 0 पे नहीं गया लूना की तरह। लूना को जिस दिन बायनांस ने बोला था ना कि विल नॉट टॉलरेट दिस, वी आर क्लोजिंग, लूना खत्म हो गया साथ के साथ, वो तब भी सर्वाइव कर गया। तो मनेरो की डीलिस्टिंग बहुत, बायनांस की डीलिस्टिंग हमारे स्पेस में बहुत कम कॉइन्स हैं जो सह पाए हैं। आप मतलब मेरे को लगता है बहुत बड़ा मैट्रिक है, आप अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब ये एक रिस्क फैक्टर तो है ही है,
कि यार गवर्नमेंट्स आर एक्सचेंज इट एंड यू नो अगेंस्ट इट, और वो एक एंटी सोशल करेंसी की तरह आउटपुट है. बट एक टाइम पे बिटकॉइन भी वही था. पर मुझे ये लगता है कि इंटरेस्टिंगली वो सर्वाइव कर रहा है चीज़ें. तो मेरे को मतलब मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा होता है मोनेरो. दैट्स वाई मेरे को बहुत एक क्यूरियस केस लगता है वेब3 में. और आपने बहुत सही बोला कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा उसके बारे में, कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स अ वेरी क्यूरियस केस और बहुत अलग है. आप उसके पैरेलल में कुछ भी नहीं डाल सकते. हाँ एग्जैक्टली. बट जो बाकी ब्लॉकचेन्स है वो कहीं ना कहीं डिग्री में बहुत पीछे है. बहुत पीछे है. तो ये जब सब पीछे ही हैं तो फ्यूचर में व्हाट डू यू थिंक कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को क्या कोई चेन कर पाएगी? अगर हम एक मिनट को प्रूफ ऑफ वर्क चेन को अगर अलग कर दें, मोनेरो की जिस बात प्रूफ ऑफ स्टेक में बहुत मुश्किल है. बट मेरे को लगता नहीं करंट चेन में से कोई कर पाएगी. कई नई चेन किसको ग्राउंड अप बिल्ड करना पड़ेगा इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि मैं अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा सॉल्व करूँगा इस सॉल्यूशन के साथ. किसी को इस थॉट प्रोसेस में अपने अपने सेल्फिश नेचर को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रख करके सिर्फ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा प्रूफ ऑफ स्टेक में, तब जाकर ही होगा. करंट ब्लॉकचेन तो कोई कर ही नहीं सकती अब. अच्छा. यू थिंक जब प्रूफ ऑफ स्टेक जो चेन्स है, जब उनको लगा कि ठीक है अगर मैं खुद स्केल नहीं कर सकता तो L2s आ गए, यू थिंक कि L2s का फ्यूचर रहेगा या L1s ही अपने आप को उतना स्केल कर लेंगी, या जो स्केलेबल, जैसे हमने देखते हैं कि सोलाना कहते हैं कि हमें L2 की ज़रूरत नहीं है, दो उसके बाद आप बिल्ड कर लो. बट सोलाना कहता है कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम स्केलेबिलिटी का इशू हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे. सोलाना डजंट नीड L2s. या कल को कोई और चेन है वो क्लेम करती है कि हमें L2s की ज़रूरत नहीं है. यू थिंक कि L2s जो इथीरियम पे है, कल को अल्टीमेट गोल तो इथीरियम का भी यही है कि हमें फ्यूचर में इतना स्केलेबल कर लेना, इथीरियम को इतना टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड कर लेना कि हमें जो ट्रांजेक्शन फीस है वो सोलाना छोड़ो वो पॉलीगॉन से भी नीचे आ जाएगी. यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल होगा फ्यूचर में? और L2s का आप क्या फ्यूचर देखते हो? देखो L2s का फ्यूचर में टेक वाइज तो नहीं देखता हूँ. टेक वाइज तो आपकी बात बहुत सही है कि L1 से इतना स्केल कर लेंगी कि वो चलती रहेंगी. बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्पेशल यूज़ केसेस निकल के आएंगे कि मान लो अभी जब हमने पिछले सेगमेंट में बात करी लास्ट पॉडकास्ट में कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स कैसे काम कर रही हैं, अब बेस हम कह रहे हैं कि वो अभी वर्चुअल्स के साथ AI में लीड कर रही है क्योंकि बेस की पूरी टीम का फोकस है उस पर. मे बी पॉलीगन कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स पे कर रही है, आर्बिट्रम DeFi पे कर रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये डिफरेंट L2s डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करके फाइनलिटी इथीरियम पे लेकर आ रही हैं. तो इट मार्केटिंग वाइज मेरे को लगता है L2s एग्जिस्ट कर सकते हैं. टेक वाइज दे डोंट नीड टू. टेक वाइज L1s इतनी सफिशिएंट हो जाएंगे कि उनको L2s की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं कि एक चेन अपने आप को एक तरफ मार्केट कर पाए, एक तरह के यूज़र्स को अपने पास बांध के रख पाए, तो उसके लिए L2s फिर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. मेरा ये टेक है इसके ऊपर. टेक्नोलॉजिकली तो सवाल ही नहीं उठता. L1s इतना स्केल कर लेंगे कि उनको ज़रूरत नहीं होगी L2s की. बट डिफरेंट नैरेटिव्स को संभालने के लिए हो सकता है कि डिफरेंट चेंज आ जाए. डिफरेंट नैरेटिव्स को, राइट. तो इस एपिसोड में हमने क्या अमेजिंग एपिसोड रहा यार. मतलब इसमें हमने ये समझा कि मैंने आज तक इवैल्यूएशन चेंज को इतना डीप सेंस में, ठीक है वो मैट्रिक्स के लिए अलग अलग जो डैप रडार है वो आपको ये नहीं बताएगा कि या आपको जो डिफरेंट यू नो एनालिटिक्स की जो एक वेबसाइट्स हैं जो डैप्स को या चेंज को वो तो नंबर दिखा रहे हैं आपको, राइट. और वो नंबर जो दिख रहे हैं ये चेंज को पता है कि लोग ज़्यादातर अपनी डिसीजन मेकिंग उन मैट्रिक्स को वहाँ देखते हैं और वहाँ से फिर वो डिसीजन लेते हैं. राइट. उन मैट्रिक्स को कौन से वाले मैनिपुलेट किए जा सकते हैं और कौन से वाले मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते, ये पहली बार पता लगा. और ये इतने डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने कहीं पे ये सुना होगा. सो थैंक यू मधुर. और फिर से मिलते हैं नए एपिसोड में, और नए एपिसोड में फिर से हम बात करेंगे. जो हमारा फोकस रहेगा वो AI पे रहेगा. तो अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. थैंक यू. थैंक यू.